हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, वो इसलिए कि हम अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, और वो ज़ाहिर है हमारी वजह से नहीं है बल्कि हमारे गेस्ट की वजह से है। हाल ही में आपने भी खबर पढ़ी होगी, कल ये खबर आई थी कि एशिया का नोबल प्राइज़ कहलाए जाने वाले रेमॉन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो पाकिस्तान की अखुवत फाउंडेशन को मिला है, जो 20 साल से बिला सूद कर्ज़े फ़राहम कर रही है। न सिर्फ बिला सूद कर्ज़े फ़राहम कर रही है बल्कि बच्चों को पढ़ा भी रही है, लाखों बच्चों को, और 5 लाख से ज़ायद अफराद को मेडिकल एड भी प्रोवाइड करी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सब कुछ जो है हमारे उस तबके के लिए होता है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये पिसा हुआ तबका है। इस साल का अवार्ड जो है वो अखुवत फाउंडेशन के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर अमजद साकिब, उनको मिला है। और उनकी अखुवत फाउंडेशन जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपने उसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मगर इंटरनेशनली जब उसको रिकग्नाइज़ किया गया तो हमें खुशी हुई, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, जैसे ईदी फाउंडेशन है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रिकग्नाइज़ किया गया है। और ये जो काविश इनकी है, इन्होंने मुल्कों में बहुत कुछ बदला है। मुझे इनके जो ये माइक्रो फाइनेंस का इन्होंने सिलसिला शुरू किया बिला सूद, वो देख कर के मुझे बांग्लादेश 80s का भी याद आता है, जब डॉक्टर यूनुस हबीब को मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर उनके ग्रामीण बैंक के माइक्रो फाइनेंस उन्होंने ख़वातीन को दिया। उसने बांग्लादेश की इकॉनमी को पलट के रख दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जब कर्ज़े दिए जाते हैं तो वापसी की फ़िक्र होती है, और ऐसे कर्ज़े जो कि बिला सूद हों वो जो है जिस तरह से अखुवत फाउंडेशन ने काम किया है, इनकी रिकवरी कह लें या रिटर्न कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो 100% है। यानी जिस तबके के बारे में हमारी हुकूमतें या इदारे ये समझते हैं कि शायद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो कर्ज़े वापस कर सकेंगी, वो अखुवत फाउंडेशन को न सिर्फ वापस करती हैं बल्कि बाज़ औक़ात डोनेट भी करती हैं। बहुत से लोग डोनेशन देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब। पहले कि आप अमजद साकिब साहब से गुफ्तगू करें हम सब मिलके, मैं बहुत से लोगों को मैग्सेसे अवार्ड के बारे में नहीं मालूम कि वो बेसिकली क्या है। आपने यही बता दिया शुरू में कि एशियन नोबेल प्राइज़ ये कहलाता है। 1957 में फ़िलीपींस के दूसरे सदर थे रामोन मैग्सेसे। उनकी जो खिदमात रहीं फ़िलीपीन की आवाम के लिए, उसके एतराफ़ के तौर पे रॉकफेलर फाउंडेशन और हुकूमत फ़िलीपीन ने मिल के एक फ़ंड कायम किया, मैग्सेसे अवार्ड का इजरा किया। अच्छा, ये बेसिकली गुड गवर्नेंस और समाजी खिदमात और जमहूरी जद्दोजहद के शोबों में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी शख्सियत का, उसे मिलता है अब तक 300 से ज़ायद एशियाई शख्सियात, सिर्फ एशियन शख्सियात के लिए एशियाई शख्सियात को मिल चुका है, जिसमें हिंदुस्तान के 16 और पाकिस्तान के 8 लोग शामिल हैं। पाकिस्तान के हिसाब में अगर मैं बताऊं तो पहला अवार्ड मैग्सेसे अवार्ड अख्तर हमीद खान साहब को मिला था। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, औरंगी 1963 में मिला था। उस ज़माने वो कोमिला में वही काम कर रहे थे जो फिर बाद में उन्होंने OPP में औरंगी में अप्लाई किया था 1963 में। उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी साहब और बेगम बिल्कीस ईदी, उन्हें 1986 में ये अवार्ड मिला है। फिर 1995 में आसमा जहांगीर साहिबा को ये अवार्ड मिला। फिर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब को 1998 में, और जो खुदा की बस्ती का जो कॉन्सेप्ट लाए थे तस्नीम सिद्दीकी साहब, ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें 1999 में ये अवार्ड मिला। 2002 में डॉक्टर रूथ फाओ को ये अवार्ड मिला, और अब 2021 में अपने डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, आपने जब ये 2001 में प्रोजेक्ट शुरू किया तो आप उससे पहले पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ पावर्टी एलिवेशन के लिए काम भी कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि वहीं से शुरू करें आपकी कहानी कि ये अखुवत फाउंडेशन कैसे बनी और क्या वजह थी। जी बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पूरे इज़्ज़ो इनकसार के साथ आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी और इस अवार्ड के बारे में आपने गुफ्तगू करना पसंद की।
आपने कहानी शुरू करने का कहा 2001 से। मैं कहानी थोड़ी सी पीछे ले जाऊंगा। बेसिकली मैं मेडिकल ग्रेजुएट किंग एडवर्ड से मैंने किया MBBS, फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, और फिर कुछ अर्सा मैं, जैसे आपने फरमाया, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में काम करता रहा। तो उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि वो एक मैंने किताब में, मुख्तार मसूद साहब एक बड़े मशहूर अदीब और दानश्वर थे, उन्होंने कहीं लिखा था कि वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फर्ज मनसबी मिल जाए खुशबख्ती कहलाता है। तो मैंने कहा कि ऐसा ही मुकाम ढूंढना है। तो मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस को छोड़कर कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों, उमंगों और सलाहियतों के मुताबिक हो। तो यूँ ये अखुवत के क़याम का ख्याल आया और हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहा कि हम एक ऐसा अदारा बनाएंगे जो लोगों को बग़ैर सूद के छोटे कर्जे देगा। और ये काम मैंने पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में सीखा, लेकिन वहाँ पर सूद की आलूदगी की वजह से इसकी अहमियत कम हो जाती थी। तो हमने कहा कि वही काम करेंगे लेकिन सूद नहीं देंगे। तो 10,000 रुपये पहली दफ़ा एक खातून को दिए गए। 6 माह के बाद हंसती मुस्कुराती हुई उस खातून ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके बच्चे पहले आधी रोटी खाते थे रात को, लेकिन इस 10,000 की वजह से जो कारोबार उसने किया तो वो आधी रोटी पूरी रोटी में बदल गई। फिर उस औरत ने दुआ दी और कहा कि इस 10,000 रुपये में बहुत बरकत है, इसको आप अपनी जेब में मत डालें, किसी और को दे दें, उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो वो लम्हा मैं समझता हूँ कि आमद बहार का पहला लम्हा था, जैसे कहीं बारिश हो, जैसे कहीं खुशगवार हवा का झोंका हो। और वो 10,000 आज 150 अरब रुपयों में तब्दील हो गए और वो एक कर्जा 40 लाख कर्जों में बदल गया। तो ये कहानी बज़ाहिर मुख्तसर सी है, लेकिन इसके अंदर इतने तवील शब रोज़ और नशेब व फराज आए। बुनियाद मैं दोबारा से उसकी तरफ इशारा करूँगा कि ये इसका जो एसेंस है, जो इसका जहाँ से हम फैज़ पाते हैं, वो नज़रिया मवाक़ात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 2 तरह के तबके हों, एक अंसार और एक महाजर, उनमें अगर भाईचारा कायम हो जाए तो एक खूबसूरत मुआशरा जन्म लेता है। तो हमने उसी से ये फैज़ पाते हुए ये ख्याल हमें आया कि पाकिस्तान में भी अंसार और महाजर हैं। यानी अंसार और महाजर को अगर हम एक इस्तारे के तौर पर लें तो हैव्स और हैव नॉट्स, तो 50% हैव्स हैं, 50% हैव नॉट्स हैं। इनके दरमियान अगर मवाक़ात का ये रिश्ता, भाईचारे का ये रिश्ता कायम हो जाए और ये फिर भीख ना दें एक दूसरे को, बल्कि कर्ज हसन दें, जो एक और इस्लामी रवायत है, तो यूँ एक खूबसूरत मुआशरे की दाग बेल डाली जा सकती है। तो ये इसका पस मंज़र है। और आज खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ताला ने इसको कबूलियत का शर्फ बख्शा और बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये माना गया कि बग़ैर सूद के कर्जे दिए जा सकते हैं। जब हम शुरू में कहते थे कि हम बग़ैर सूद के कर्जे देंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये तो मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब कलामी के लिए बहुत बहुत माज़रत। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सैयद अली गिलानी साहब के बारे में। हम जरा ज़ूम की तरफ जाते हैं और फिर डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम बात करें डॉक्टर अमजद साकिब से, जो कि रूए रवां हैं, अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं और 20 साल में कमाल का काम किया है। तो आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे। एक बात का जिक्र किया अभी डॉक्टर साहब ने, तो कि जब आपने कहा शुरू किया था ना कि आप सूद के बगैर लोन्स देंगे, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे बिजनेस चलेगी। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि कैसे चलती है। अगर आपने 10,000 20,000 रुपए दिए, आपको वापस भी वही 10,000 20,000 रुपए मिल रहे हैं, यकीनन काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये सस्टेन कैसे होता है फिर डॉक्टर साहब? आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनका क्या होता है? जी, ये बड़ा एक सादा सा है तरीक़ाकार। आप अगर हमें 100 रुपये देते हैं तो हमारे अखराजात उस रकम को गरीब आदमी तक पहुंचाने में जो इंतज़ामी अखराजात होते हैं वो तकरीबन 7 या 8% होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आपके 100 रुपये में से 8 रुपये अलहदा निकाल लेते हैं और 92 रुपये कर्ज की सूरत में चले जाते हैं। अगले साल वो 92 रुपये आते हैं तो फिर 8 रुपये निकाल लेते हैं और बकिया
जो 84 या 86 बनते हैं वो चले जाते हैं। यूं हर साल आपके 8% रकम कम होती जाती है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि 5, 7, 10 साल के बाद ये रकम ज़ीरो हो जाएगी, तो गोया फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ये एक कन्वेंशनल एतराज़ है हमारी सस्टेनेबिलिटी पे, लेकिन हमारा इसके मुखालिफ तजर्बा है। हम कहते हैं कि आपने 100 रुपया जो दिया पहले साल, अगले साल भी तो आपके अंदर देने की लज्जत बरकरार है, आप फिर से 100 रुपया देंगे, तीसरे साल फिर से 100 रुपया देंगे। आप नहीं देंगे तो आपका कोई दोस्त दे देगा, कोई और शख्स दे देगा, और वो 10 साल बाद वो रकम ज़ीरो नहीं होगी बल्कि 1000 हो जाएगी। इसका बय्यन सबूत ये है कि जो काम 10,000 से शुरू हुआ वो आज 150 अरब पे पहुंच गया। तो हम ये एक बुनियादी मफरूज़े पे हमने काम शुरू किया था कि देने वालों की कमी नहीं है और लेकर वापस करने वालों की भी कमी नहीं है, यानी लोग वापसी की शरह भी 100% रखेंगे। तो 20 साल कबल ये दोनों मफरूज़े आज यूनिवर्सल ट्रूथ बन गए हैं। यानी हमारी 20 साल से रिकवरी 99.9% है और हर साल हज़ारों लोग जो हैं वो देने की लज्जत से जो आशना है वो इसमें इस सदकात फंड में अपने हिस्से की रकम जमा करवाते हैं, और फिर हुकूमत भी बाज़ औक़ात हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाती है। तो यूँ ये रकम बढ़ती चली जाती है। और मैं इसकी एक और चीज़ भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मैं सदक़े को बढ़ाता हूँ और सूद को कम करता हूँ। तो कोई ऐसा निज़ाम जिसमें सदकात हों तो उसमें अफजाइश होगी कि ये खुदा का हुक्म है, और फिर सदकात बढ़ेंगे तो सूद कम होगा। तो ये किसी और ज़माने की, किसी और समझें कि मिजाज की बातें हैं। कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम इसको तस्लीम नहीं करती। हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में मुझसे सवाल होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, जब तक नेकी है, जब तक ईसार है, जब तक कुर्बानी का जज्बा लोगों में मौजूद है, उस वक्त तक ये सस्टेनेबल है। वाह डॉक्टर साहब, तो आपने क्योंकि 20 साल से आप कर रहे हैं तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली होगी, बहुत से लोग वापस भी आपके पास आए होंगे। कोई ऐसा वाक़या आपको नज़र में है कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया एक ख़ानदान? सर, मैं आपको इनफरादी वाक़यात सुनाने लगूँ तो 4 मिलियन कहानियाँ हैं जिन्हें उम्मीद मिली। हम ये दावा नहीं करते कि उनकी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन ये एक सपोर्ट सिस्टम बना। और एक हमारे मशहूर दानिश्वर इशफाक साहब कहते थे कि गुर्बत मालो दौलत से महरूम हो जाने का नाम नहीं है, गुर्बत अकेले रह जाने का नाम है। तो उन लोगों को ये एहसास मिला कि हम अकेले नहीं हैं, कोई कंधा ऐसा है जहाँ पे हम सर रख सकते हैं। तो ये उम्मीद की कहानी है। फिर इसकी दूसरी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हमने जिन रेडी वालों को, छोटे छोटे काम करने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, ग्रॉसरी स्टोर है, कोई औरत छोटा सिलाई कढ़ाई का काम करती है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, ये हैं वो लोग जिनको हम 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए तक देते हैं। अच्छा, फिर हम उनको एक बात कहते हैं कि देखो भाई, आज तुम लेने वाले हो तो मुआखात की जंजीर की अगली कड़ी बनना है तुम्हें, एक रोज़ तुम्हें भी देने वाला बनना है। तो फिर शाम को वो रेडी वाला अगर 1000 रुपये कमाता है तो वो 1 रुपया हमें डोनेट करता है अपनी मर्जी से। और मैं आपको बात बताऊंगा तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। पाकिस्तानी मुआशरे पर आपको इसकी अजमत पे यकीन आ जाएगा कि हमारे पिछले साल में लोगों ने जो 24 अरब रुपए की रकम हमने कर्ज की सूरत में दी, वापसी की शरह 99.9% थी, और उन लोगों ने 1-1, 2-2 रुपए अतियात की सूरत में 35 करोड़ रुपए की डोनेशन हमें दी कि ये किसी के घर का चूल्हा सर्द नहीं होना चाहिए। यानी ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक विशियस साइकिल होता है, तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन गया मवाखात की बरकत से। डॉक्टर साहब, वर्चुअस साइकिल आपकी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अखूबत माइक्रो फाइनेंस से एक तरह से कह सकते हैं कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अखूबत एजुकेशन सर्विसेज के बारे में, और बिलखसूस आपकी जो फ़ी फ्री यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं कसूर में, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में और इसको चलाने में ये कितना मुश्किल काम था? देखिए, काम तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अज़्म समीम चाहिए, इखलास चाहिए और खुदा की रहमत चाहिए। हमने कहा कि अगर कर्जा बगैर सूद के है तो तालीम बगैर फीस की होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि जिस माँ के पास तो जेवर है उसका बच्चा पढ़ जाएगा, और जिस माँ के पास जेवर नहीं है उसका बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा?
तो हमने कहा कि आज सिक्का राजुल वक्त ये है कि पहले 10-20 लाख रुपए जमा कराओ, फिर कमरा जमात में जाओ। तो हम इसको भी उलट करते हैं, और वो उलट ये है कि आज तालीम हासिल करो और 10 साल 20 साल बाद फीस दे देना। तो ये लॉन्ग टर्म कर्ज हसन का तस्वर है, और हम बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं और वो कल जब डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो वो एक तरह के सक्सेशन प्लान भी होगा, वो अखुवत के इस कारवां को लेके भी आगे चलेंगे और उनकी फीस से एक और बच्चा भी पढ़ेगा। तो ये उसका तस्वर है। और फिर हमने कहा कि ये बेशक पाकिस्तान के किसी शहर में हो, इसको हमने कौमी अदारा बनाना है। 15% बच्चे हर सूबा से आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, कबायली इलाका जात से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और ये रेजिडेंशियल है, तमाम बच्चे एक ही जगह पर रहते हैं। हमारा एक डॉर्मेट्री है जिसमें 4 बच्चे रहते हैं, एक पंजाब का होगा, एक सिंध का होगा, एक बलूचिस्तान का होगा और एक केपी का होगा। तो ये एक बाहमी कौमी हम आहंगी को भी फ़रोग़ देता है, और ये इस अमर का भी ऐलान है कि कोई भी बासलाहियत बच्चा अगर इल्म से महरूम रह गया तो ये उसका नुकसान नहीं, ये हमारा नुकसान है। तो यूँ हम ये यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े और बहुत जल्द हमें इंशाल्लाह इसका चार्टर मिल जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अहले दिल हैं, कि आप एक दिन हमारे पास इधर गुजारें इस यूनिवर्सिटी में, तो इसके दरो दीवार से आपको एक नया उफ़क़ तुलू होता हुआ नजर आएगा। सर बिल्कुल, हम ज़रूर आएंगे। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, जाहिर है आपने सेहत की तरफ भी जो है अपना फोकस रखा, और 5 लाख से ज़ायद मरीज़ जो कि हेपेटाइटिस के थे, डायबिटीज़ के और दूसरे, तो ये इनके लिए क्या आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाई? जी, इसके लिए हमने एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है और वहाँ पर ये लोग आते हैं। हमारी स्पेशलिटी डायबिटीज़ है। हम इसको डायबिटिक फुट कहते हैं। गैंग्रीन हो जाती है बाज़ औक़ात जब खून की कमी हो और डायबिटीज़ हो जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको काटना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा पाँव को। तो क्या आप यकीन करेंगे कि अल्लाह ताला के रहमो करम से कम 3000 केसेस ऐसे थे जिनमें डॉक्टर ने कहा कि ये टांग या ये पाँव काटना पड़ेगा, तो वो मरहम पट्टी की बदौलत वो एम्पुटेशन ना हो सकी। तो ये हम डायबिटिक ट्रीटमेंट ऑफ द फुट करते हैं, क्योंकि हम हर काम नहीं करते, हम कहते हैं हमने वो काम करना है जो उससे पहले नहीं किया जाता। तो हेपेटाइटिस और डायबिटीज़ के हवाले से ये क्लिनिक है, और इसमें मुल्क भर से लोग आते हैं, और वो कोई माजूर होता है, कोई दुखी होता है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए वो घरों को लौट जाते हैं। ख्वाजा सरा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे माशरे का एक पिसा हुआ तबका है, अमूमन हम सड़कों पे देखते हैं, वहाँ पर भी आपका फोकस रहा, और 2000 से ज़्यादा जो है ख्वाजा सराओं की अब आप जो है किफ़ालत भी कर रहे हैं। तो ये भी है, तो कितना आपने बढ़ाना है अखुवत को सर? जी, अखुवत बुनियादी काम हमारा कर्ज हसन का है। उसके 2 शोबे हैं। एक कर्ज हसन जिसमें हम कारोबार के लिए, घरों की तामीर के लिए देते हैं, ये शॉर्ट टर्म कर्ज हसन है। और दूसरा कर्ज हसन ये तालीम है, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कल वो खुद वापस करेंगे। इसके अलावा हमारे 3-4 छोटे छोटे वो मेन हमारे कोर फंक्शंस नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक मैंने आपको अर्ज किया डायबिटीज़ का, एक ख्वाजा सराओं का आपने बताया, और एक हमारा क्लोज बैंक भी है। हम लोगों से कहते हैं कि वो कपड़े जो आप अपने भाई को देते हो, जो खुद पहनना पसंद नहीं करते, छोटे हो गए, मौसम नहीं रहा, रंग पसंद नहीं आया, तो वो हमें दे दो, हम किसी ऐसे पाकिस्तानी को देंगे जिसके पास एक जोड़ा भी नहीं है। तो आप यकीन कीजिए 30 लाख के लगभग जोड़े हमने इकट्ठे किए लोगों से, और वो आगे उन लोगों तक पहुंच गए जो मौसम की सर्दो गर्म का शिकार रहते हैं। तो ये क्लोज बैंक भी एक नोबल आइडिया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक हदीस का मफहूम है कि अगर आप अपना कपड़ा किसी को देते हैं तो जब तक उसका आखिरी धागा उसके बदन पे मौजूद होता है तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। तो ये है वो मवाखात का तस्वर। आप एक बच्चे को अपना लें, आप एक शख्स को कारोबार करवा दें, आप अपने बदन की खुशबू अपने कपड़ों की सूरत में किसी शख्स तक पहुंचा दें, आप किसी को इलाज के लिए कुछ रकम मुहैया कर दें, तो तसव्वुर वही है कि 50% हैव्स ने 50% हैव नॉट्स को अपनाइयत में के रंग में रंगना है, और वो भूली बिसरी जो रवायत और जो सुन्नत है उसका अहिया करना है। आपका जो नेटवर्क है वो पंजाब में इस वक्त ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या ऑल ओवर? ज़रा उसका जोग्राफिया बता दीजिए।
जी, ये पंजाब में भी है, केपी में भी, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, हमारे कबायली इलाका जात में 32 से ज़्यादा दफातर हैं। 35 से ज़्यादा दफातर हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। आज़ाद कश्मीर में शारदा जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ पर है। तो हम तमाम सूबों में काम कर रहे हैं और हमारी मकसद ये है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में हम पहुंचना चाहते हैं जहां गुर्बत, पसमानदगी और महरूमी है। हमारा अदारे का एक नारा है कि जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। तो इस हवाले से एक पूरी कौमी आउटलुक के साथ हम काम करते हैं। कौमी आउटलुक की आपने बात की डॉक्टर साहब, तो कौम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि जाहिर है कि देखें, जैसे आपने कहा हैव्स एंड हैव नॉट्स को कनेक्ट करना है। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से इनफरादी तौर पर या कलेक्टिवली लोग क्या कर सकते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए? एक तो डॉक्टर साहब एक तो ये सवाल है, बड़ा ये एक फलसफा है जिसको मवाखात कहते हैं, जो आपकी लेगेसी भी है और मेरी लेगेसी भी है। और वो ये कहता है कि एक शख्स जो बाहैसियत है, एक कम हैसियत शख्स को अपना दोस्त बना ले तो दोनों की जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो पाकिस्तान में अगर 50% लोग गरीब हैं तो 50% गरीब नहीं हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप बेशक अखुवत के साथ तावन करें या ना करें, अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने गरीब रिश्तेदारों में किसी एक शख्स का सहारा बने और उसको उसका हाथ थामे। और वो जो इकबाल ने कहा उसको जाके कहें कि क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो ये जो इनफरादी मवाक़ात है, इसके नतीजे में इज्तिमाई खुशियों में इजाफा होगा और शायद रियासत की भरपूर मदद के बगैर भी हम इनफरादी सतह पर एक अच्छे मुआशरे की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो आप हमारे अखुवत के अदारे के साथ शामिल हो सकते हैं, अपनी अखुवत शुरू कर सकते हैं। अखुवत के बारे में अगर आपकी राय अच्छी है तो किसी और को बता सकते हैं। अब देखें, दुनिया बता रही है कि मवाक़ात की बुनियाद पर ज़ीरो इंटरेस्ट पर एक जो है अदारा वो कायम किया जा सकता है। तो क्या ये पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर नहीं है जो दुनिया के हर मुल्क में पहुंचेगी? बेशक आप हमारे सफीर बन सकते हैं, आप हमारे दोस्त, साथी, मेंटर बन सकते हैं और आप हमारे सरपरस्त बन सकते हैं। ये काम जो है ये हम मिलके ही करेंगे तो ये दुनिया खूबसूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अगली मुलाकात आपकी यूनिवर्सिटी में होगी, जैसे आपने दावत दी है तो हम ज़रूर वहाँ आएंगे। मुझे एक कहावत याद आई है, अभी मुझे याद नहीं अब किसकी है, कि अजीम मुआशरों की निशानी पता क्या होती है? कि उनमें ऐसे लोग होते हैं जो दरख्त लगाते हैं ये जानते हुए कि उसके साए तले वो कभी नहीं बैठेंगे। इदारा साजी से बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मुझे एक खबर अच्छी लगी, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। जो अफ़गान क्रिकेट टीम है, एक तो वो इंटैक्ट है, दूसरे उसका जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है एक टेस्ट मैच का, वो इंटैक्ट है। वो होगा उससे पहले 17 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यूएई में 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है। उसमें भी अफ़गान टीम जा रही है और अफ़गान अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश इसी महीने जाने वाली है। इसका मतलब है हमारे साथ भी एक सीरीज उनकी स्केड्यूल है, इसका मतलब है कि अब हर चीज़ बदल रही है अफगानिस्तान में। लेकिन क्रिकेट टीम, क्रिकेट तो तालिबान भी बड़े शौक से खेलते हैं। एक वजह ये भी है। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता ना, ठीक है। वो दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अब भारत जो है बासी कड़ी में उबाल लाया है। पहले तो वो बेचारा दिल पे ले गया था कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ाए, 2 स्टेप पीछे ले जाए, क्या करे, इसलिए कि सबसे बड़ी रीजनल पावर है। और वो अफ़गानिस्तान की जो पिछली हुकूमत है बहुत करीबी दोस्त भी था। तो अब मुझे लगता है कि हल्के हल्के वो शौक से बाहर आ रहे हैं। 2 दिन पहले कतर में इंडियन सफ़ीर जो हैं मित्तल साहब, उनकी जो अब्बास टानकज़ई हैं,
कतर के तालिबान ऑफिस के इंचार्ज, उनसे मुलाकात हुई और उससे पहले जून में एक गैर रस्मी रब्ता हुआ था। और अब जो इंडियन मीडिया है कल परसों तक तालिबान आतंकवादी मैं जो है, आपको दिखा देता हूँ, वो थे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि विजुअल्स है ना, एक सेकंड में विजुअल अच्छा। आपको दिखा देता हूँ। 2 हफ्ते पहले CNN न्यूज़ 18 का पर क्या चल रहा था कि जी तालिबान, अगर लगा दे स्क्रीन पर अच्छा होगा, मेहरबानी होगी आपकी, कि तालिबान अपोलोजिस्ट से ज़्यादा बड़ा कोई ख़तरा नहीं है भारत के अंदर। ये देखें, ये है लेफ्ट पर 2-3 हफ्ते पहले का, और अब है फेस ऑफ हक्कानी नेटवर्क अनस हक्कानी के साथ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। सो तालिबान आतंकवादियों से लेकर अनस जी तक हो गया। अच्छा, अनस जी से CNN न्यूज़ 18 जो है अंग्रेजी चैनल, उसने इंटरव्यू लिया अनस जी से, और अनस जी से उन्होंने जो है सबसे पहले ज़ाहिर है यही सवाल पूछा कि जी हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वो B टीम और A टीम वाला है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो अनस जी ने यह कहा कि हक्कानी नेटवर्क का वजूद सिर्फ आलमी मीडिया, बिलखुसूस इंडियन मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से, इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा, और उन्होंने कहा ये जो अभी जो जंग हो रही है इसमें एक भी पाकिस्तानी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगरचे भारत ने हमारे दुश्मनों का 20 बरस तक साथ दिया, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। फिर अनस जी से पूछा गया कि पाकिस्तान जो कश्मीर में घुसपैठिए भेज रहा है, तो अब आपकी तरफ से भी ख़तरा है कि आप भी घुस के बैठेंगे या नहीं? तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि अनस जी ने कि कश्मीर हमारी जो जुरिस्डिक्शन है यानी दायरा कार है उससे बाहर है और मुदाखलत हमारी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि अनस जी जो अफगानिस्तान में भारत ने $3 बिलियन के जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए, कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ अभी ज़ेर तामीर हैं, तो इनका फ्यूचर क्या है? तो इस बारे में अनस हक्कानी ने कहा कि इस बारे में पॉलिसी 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। हम भारत समेत पूरी दुनिया से ये तवक्को रखते हैं कि वह अफ़गान अवाम की मदद करे, और शुरू के दिनों में एक बेयकीनी की कैफियत थी, डर और खौफ भी था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता लोगों की घबराहट ख़त्म हो रही है, और अफ़गानिस्तान में जो सिख और हिंदू हैं वो भी अफ़गानिस्तान में रहने वाले किसी दूसरे तबके की तरह हैं। सही, ये उन्होंने अनिस जी ने कहा। तो इससे थोड़ा सा उन्हें शायद सुकून हुआ हो एंकर साहब को। फिर उन्होंने कहा अनिस जी ने कि उनसे सवाल किया गया कि जी गुरुद्वारे पे पिछले साल काबुल में ज़बरदस्त किस्म का अटैक हुआ था और अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये उनकी कार्रवाई है। तो अनस हक्कानी ने कहा कि हम इस तरह की हरकतें नहीं करते। बस इतना सा उन्होंने जवाब दिया। औरतों की आज़ादी के बारे में एक सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी इस बारे में जो भी तासुरात हैं वो आने वाले दिनों में गलत साबित होंगे। ख़वातीन और मर्दों के बारे में अनकरीब एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी का हम ऐलान करने जा रहे हैं। अच्छा, ड्यूरेंट लाइन के बारे में एक सवाल हुआ कि जी ये जो नई हुकूमत है, आज तक किसी अफ़गान हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को डिजोर तस्लीम नहीं किया, बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, तो आपकी नई हुकूमत क्या करेगी? तो इसका भी उन्होंने ज़रा गुगलियाना किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये है मसला, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मिशरान हैं, वो फैसला करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर मेरा ख्याल है कि हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वही लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफ़गान हुकूमत, चाहे वो कारज़ाई हो, चाहे वो गनी हो, चाहे वो शाह ज़ाहिर की हो या तालिबान की हो, ऑफिशियली किसी ने कभी तस्लीम नहीं करना, लेकिन डीओ भी तस्लीम कर लें, जो रियलिटी है उसमें भी वो भी। अच्छा, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि आजकल उनका जो फॉरेन पॉलिसी का साबुन है ना, वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है। उसकी वजह है कि तुम्हें याद होगा कि 90s में और जब 2001 में तालिबान की हुकूमत गिरी है अक्टूबर में जी, तो नॉर्दर्न अलायंस के जितने भी वो थे इत्तेहादी बैकर्स जी, रूस हो, ईरान हो, टर्की हो, इंडिया हो, सिवाय भारत के बाकी सब ने इनके साथ पट्टी फिटिंग कर ली 6 महीने पहले और साल भर पहले तालिबान के साथ। लेकिन इंडिया जो है वो शशोपंज में रहा, इसलिए कि अशरफ गनी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे, तो कहीं अशरफ गनी की हुकूमत ना माइंड कर चाहिए, तो होता है ना ये है। अच्छा, फिर ये कि सार्क में जो सबसे ज़्यादा साथ दिया इंडिया का, बिल्कुल,
वो अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करज़ई की जो हुकूमत है। अच्छा, तो उस मौके पे वो मोदी जी इतने गुस्से में आए कि उन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट था वो इस तरह लॉन्च किया कि वो सोमनाथ के मंदिर की यात्रा पे चले गए। अच्छा, अब वहाँ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई साहब वो जो महमूद गजनवी था वो सन 1025 में सोमनाथ गया था, उस वक्त ना अशरफ गनी थे ना हामिद करज़ई थे, और ये जो मुल्ला अब्दुल गनी साहब हैं ये आज के वो नहीं है महमूद गजनवी। हाँ, इनका जो वो मतलब काफी टाइम दायरा है, तो इसलिए आपको सोमनाथ जाने की जाके पैगाम देने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा जो अब्बास टानकज़ई हैं जी, इनका भी बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। ये 80s की जो अफ़गान आर्मी थी उसमें ऑफिसर थे और इनकी ट्रेनिंग भारत की जो मिलिट्री एकेडमी, हाँ मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ हुई थी और उस लिहाज से वो भारत को जानते हैं। और भारत के जो सफ़ीर हैं, जब उनसे मुलाकात हुई तो ख़ासे खुशगवार लहजे में हुई। अच्छा, मोदी जी ने एक और हरकत की जो किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। ट्वीट ये की कि जो ये जुल्म और की बुनियाद पे जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो उसका ज़ाहिर है कि तालिबान के एक रहनुमा ने कहा कि भाई साहब हम दिखा देंगे कि हम हुकूमत चला सकते हैं या नहीं। दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। उसकी वजह यह है कि जो 47% अफ़गानिस्तान की तिजारत रही है पिछली हुकूमत तक, वो इंडिया के साथ रही है। 34% जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ रहा है। 85% जो ड्राई फ्रूट है वो इंडिया जाता है अफ़गानिस्तान का। तो इस लिहाज से फिर ये कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो $3 बिलियन तो पूरी दुनिया को मालूम है। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या नाम है उनका, जो भी है, तो उन्होंने अभी कोई पिछले हफ्ते ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से कोई एक सूबा ऐसा नहीं है कि जहां इंडियन इन्वेस्टमेंट ना हुई हो। ऑल टुगेदर 400 प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडिया के वहाँ रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, एक तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बड़ी सिंबॉलिक है जिसमें तालिबान का भी ज़ाहिर है इजलास होगा। इसके अलावा जो है हिरात में सलमा डैम, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वाली सूरत हाल थी। तो मसला ये है कि जो टाइज हैं, हाँ नहीं वो तो है, और देखिए अगेन हमें और एक नॉर्मल लेवल पे अगर कायम हो रही हैं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, होंगी भी मुझे लगता है। हो और नहीं, कैसे नहीं होंगी। देखें तालिबान अभी वो चाहते हैं कि हम मुल्क चलाएं। तालिबान को मसला नहीं है, मोदी का मसला है। अच्छा, मोदी का मसला नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मानव अधिकारों की वजह से जो उन्होंने 90s में जो है वो औरतों के साथ व्यवहार था उनका, अल्पसंख्यकों के साथ, अल्पसंख्यक जो है अकलियतों के साथ। तो किसी ने कहा भाई साहब फिर म्यांमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं तो वहां से तो आपने सफीर भी वापस करवान में भी झांक के देख लें तो फिर क्या। देखिए मसला, आपने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का साबुन स्लो है, ऐसा नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बदकिस्मती से डोमेस्टिक है, ठीक है। और 3 इसमें चीजें हैं ना, 3 चीजें हैं सिर्फ, इलेक्शन, इमेज, प्रोपेगेंडा। ये 3 चीजें हैं। और जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नजरियाती बुनियादों पर बने वो खड़ी नहीं हो सकती। मसला 3 चीजें हैं इनकी, इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। चले बहरहाल जो भी है, लेकिन मसला ये था कि देखें उनका ये ख्याल था कि जब अमेरिका यहाँ से जाएगा तो ठेका हमें ही दे करके जाएगा। नहीं, हम जो है वो प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आपने जो प्रोजेक्ट्स गिनवाए वो बदकिस्मती से ट्रम्प को भी नहीं पता थे, और ट्रम्प ने भी कहा यार मतलब आपने लाइब्रेरियां बना ली यार, मतलब देखो ये बात आप मत भूलें कि अफगानों का हमेशा से एक नरम गोशा इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में रहा है। ये कोई ऐसी नई बात। देखिए अगर हमें इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबॉडी हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन अफगानिस्तान। हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्शन थी, और वो एक बड़ी जेन्युइन ऑब्जेक्शन थी, कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, सबका यही लाइन है आजकल। तो कोई बात नहीं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, आजकल अफ़गानिस्तान से बहुत तस्वीर आ रही हैं, बहुत वीडियोस आ रही हैं, बहुत ख़बरें आ रही हैं, और एक वीडियो आपने यकीनन देखी होगी क्योंकि पिछले दिनों में ये ठीक ठाक वायरल हुई है,
और वो है कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, आपको पता है कि काफ़ी अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथों आए हैं और वो उनको जाहिर है कि उड़ा भी रहे हैं। तो एक वीडियो आई है जिसमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जा रहा है और उससे एक बंदा लटक रहा है, ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो पहले ये आई ट्वीट हुई सोशल मीडिया पर और ये इससे कहा गया कि ये देखें या कितने ख़राब लोग हैं कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से बंदे को फांसी दे रहे हैं। बड़ी महंगी फांसी, नहीं बहुत महंगी फांसी है, दिखाना होता है ना लोगों को कि यार ये हम ये नहीं कर सकते। ये देखें, अच्छा, ये होती है सजा। ये अब तमाम इंडियन मीडिया ने ये क्लिप चलाया बड़ा जोशो खरोश से, लेकिन सिर्फ इंडियन मीडिया का इसमें कसूर नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट, ज़्यादातर अमेरिकन एनालिस्ट, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के सियासतदान, सब ये वीडियो चलाने लगे। लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है? ऑल्ट न्यूज़ जो इंडियन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे, मैं भी बड़े होके ऑल्ट न्यूज़ बनूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने क्या किया कि पहले तो सर्च किया और उनको पता लगा कि एक अफगान न्यूज़ एजेंसी है अस्वाका के नाम से, अगर मैं दुरुस्त इसको कह रहा हूँ, और उनको कांटेक्ट किया तो पता लगा कि ये जो वीडियो है इसमें बंदे को फांसी नहीं दी जा रही, बल्कि अगर आप वीडियो में थोड़ा सा जूम इन करें, और यहाँ पे हम ज़्यादा अभी नहीं कर सकते, तो आपको नज़र आता है कि ये गर्दन के कोई फंदा वंदा नहीं है इसकी, ये देखें कमर पर एक हार्नेस है। अब आप कहेंगे कि यार इसको क्यों, मतलब क्या सैर करा रहे हो आप, क्या करा रहे हो? तो कंदाहर का जो गवर्नर का जो दफ्तर है उस पर झंडे को तब्दील करने के लिए तालिबान ने कहा कि यार ये बेहतरीन तरीका है, कितनी लंबी सीढ़ी हम कहां से लाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से बंदे को भेजते हैं। अच्छा, अगर आप वीडियो देखें और थोड़ा सा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वो बंदा हिलजुल भी रहा है, कभी अपनी जेब से भी कोई चीजें निकालता है, बातें भी करने की कोशिश कर रहा है किसी से, या ऊपर उनको बताने का कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, जो जाहिर है कि अगर आप अपनी गर्दन से लटक रहे हैं तो शायद ये करना आपके लिए कुछ मुश्किल होगा। तो ये है इसकी खबर। अच्छा, बिलाल सरवरी साहब जिसको हमने जो हमारे शो पर भी आए थे, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है, बल्कि ये भी बताया है कि जो हेलीकॉप्टर पायलट है वो इनके बहुत पुराने जानने वाले भी थे और ये फिर तालिबान की साइट पर चले गए। अच्छा, ये तो एक ये वीडियो है और पूरी दुनिया में भी इससे फूल हुई है। आजकल आपको पता है कि खबरें आ रही हैं कि पंजशीर में झड़पें शुरू हैं। आज ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ तालिबान भी वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, पंजशीर में जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो भी जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इस बात पर मैं भारतीय मीडिया को दाद देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये खबर उनके पास 10 दिन पहले थी। अच्छा, ना सिर्फ थी बल्कि बाकायदा फुटेज भी थी, और अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो देखिए ये रिपब्लिक भारत का एक बहुत ही हाई एनर्जी क्लिप, तो चलाइए प्लीज। माना बहुत एनर्जी है भाई की। में धूल चटाई कितने दिन पहले? ये मेरा ख्याल कोई 10 दिन की है। बहुत एनर्जी है भाई की। मेरा ख्याल है कि इनका कोकेन का बजट हर एपिसोड का मेरा ख्याल है कोई 50,000 रुपए का तो होगा। बहरहाल मसला सिर्फ इतना है कि ये जो वीडियो है जो आपने अभी देखी है ये तकरीबन 1 साल पुरानी है और ये पंजशीर की नहीं है, अफगानिस्तान की नहीं है, ये है मिस्र की। और ये इनफैक्ट इजिप्शियन मिलिट्री ने ये अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया था और इसके तकरीबन 20,000 शेयर्स और कोई 13-14 मिलियन व्यूज हैं। तो ये पंजशीर की नहीं है, सिनाई डेजर्ट की है। अच्छा, इसके साथ साथ इसी शो में, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन इसी शो में एक और फुटेज भी दिखाई है जिसमें एक बंदा भाग रहा है और फायरिंग हो रही है और ये देखे तालिबानी आतंकवादी भागते जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये है वो वीडियो। ये भी वीडियो ना अफगानिस्तान की है और मिस्र की भी नहीं है बल्कि ये यमन की है। ये एक यमनी आर्मी कमांडर है जिस पर हुसियों की फायरिंग हो रही है। सबसे मजे की जो बात है ना वो एंकर का अपना वो है, जैसे धमाका होता है ना वो खुद डर रहा है कि मतलब स्क्रीन में लाइव चल रहा है। आई नो, नहीं इसको हर चीज इंटरैक्टिव नहीं, इसको कहते हैं सहाफत। और इंशाल्लाह किसी दिन हम भी इसी स्टैंडर्ड पर आएंगे, एक दिन आएगा बिल्कुल। लेकिन आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।